कल क्या पढ़ा था किसने? डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग? मेथड्स ऑफ डिमांड। नहीं, पहला यूज, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है? आज तो फोरकास्टिंग दो थे, to 1 year. Long term forecasting को टैक्टिकल या ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए था। चलो पहले पढ़ा था मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पहला मेथड क्या था? यहाँ पर डायरेक्टली बायर से पूछते हैं कि आप बताओ आप कितना खरीदने वाले हो। यहाँ बायर कौन है? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर, ना कि हाउस होल्ड कंज्यूमर। हाउस होल्ड कंज्यूमर क्यों नहीं है बायर? irregularity when buying multiple choice दिखते ही वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं करता है। then buyer से पूछने के तरीके कौन से हैं? नेक्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा था कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहाँ सेल्समैन से पूछा जाता है कि आप बताओ कितनी डिमांड आने वाली है। तो यहाँ पे ये मेथड जजमेंटल भी हो सकता है, वो अपना पर्सनल जजमेंट काम में ले सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए अच्छा है, उतना एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? ओपिनियन मेथड या प्रोफेशनल एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि आप बताओ आपको क्या लगता है कितनी डिमांड आने वाली है। तो यहाँ पे डेल्फी टेक्निक काम में ली जाती है। एंड ये मेथड चीप है, स्पीड है, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के भी अपन को यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। यहीं तक पढ़ा था, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का जो मेथड है। नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल मेथड, ये मेथड सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा रिलायबल भी है, एंड यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। सब्जेक्टिविटी, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, इस मेथड पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट भरोसा किया जा सकता है। और यहाँ पे पर्सनल जजमेंट काम में नहीं लेते, प्रॉपर कैलकुलेशंस फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके फिर आंसर निकालते हो, उसके बेसिस पे आप डिमांड का प्रेडिक्शन करते हो। तो इसलिए यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी भी नहीं होती। स्टैटिस्टिकल मेथड के भी 4 मेथड्स हैं। पहला है आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। नेक्स्ट है आपका दैट इज ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट है आपका फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, एंड लास्ट मेथड है इसके अंदर दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इसे ही क्लासिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे एक नई अप्रोच होती है, वो काम में ली जाती है। यहाँ क्या होता है, डेटा को टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय से हो, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 सालों से बिजनेस में है। अब उसने अपना सेल्स का डेटा बना रखा है कि 2000 में ईयर, यहाँ पे वो सेल्स लिख रहे हैं कि मेरी सेल्स कितनी थी इन लैक्स, लिख रही हूँ मैं 5 लाख। 2001 में 6 लाख, 2002 में 7 लाख, 2003 में 8 लाख, फिर 2004 में वापस से 7 लाख, 2005 में वापस से 6 लाख, 2006 में वापस से 5 लाख, एंड सो ऑन। सपोज उसने ये डेटा लिखा है।
तो अब अपन क्या करते हैं, इनको देखकर डिमांड प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड पता चल रहा है अपन को। ट्रेंड क्या चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि 4 सालों तक तो सेल बढ़ती है, फिर धीरे धीरे सेल वापस कम हो जाएगी, फिर 4 साल बाद वापस बढ़ जाएगी, फिर 4 साल बाद वापस कम हो जाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये ट्रेंड चल रहा है, तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल भर 2 साल में अपनी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। इसके अकॉर्डिंग अपन ये ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ये एक अप्रोच है, अप्रोच का मतलब एक तरीका है काम करने का, ये मेथड बनाने का। ये जैसे मैं तो टैबुलर अप्रोच काम में ले ली, बाकी नहीं, मतलब एक तरीका होता है, बस ये नाम याद रखना है आपको। इस तरीके से भी वो डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल को ही क्या कहा जाता है, फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड भी कहा जाता है। जो आपने टेबल में बनाया उसको आप ग्राफ पे दिखा रहे हो, पहले बड़ी फिर कम हुई, फिर बड़ी फिर कम हुई, फिर बड़ी फिर कम हुई। इस तरीके से जो ग्राफ पे चीजें दिखाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। फ्री हैंड से दिखा रहे हो, मतलब आपको स्केल का काम में नहीं ले रहे, तो फ्री हैंड से जब दिखाते हो तो थोड़े बहुत कर्व्स भी आपके बन जाते हैं, और उसको देखकर अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। ये सब चीजें आप अनुमान लगा सकते हैं। ये मेथड इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर टाइम पीरियड बहुत कम है तो आप ग्राफ इतना एक्यूरेटली शो नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो मेथड होता है ये इतना ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं होता। नेक्स्ट है आपका फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। बच्चों ये दोनों मेथड्स जो हैं, ट्रेंड इक्वेशन एंड रिग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स में अपन चैप्टर पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अभी इन दोनों मेथड्स के आगे लिख दो होल्ड, कि हमें बाद में जब हम स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, तब पढ़ाऊंगी मैं, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, या इसे क्या कहा जा सकता है, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड भी कहा जा सकता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मार्केट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या मार्केट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अपन कंज्यूमर का बिहेवियर जानकर, कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है किस सिचुएशन में, वो समझकर आप डिमांड को प्रेडिक्ट करेंगे कि कितनी डिमांड आएगी या नहीं आएगी, किस प्रोडक्ट की आएगी, कितने लंबे। पहला तरीका बिहेवियर जानने का, आपने कंज्यूमर को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने कह दिया एक ग्रुप तो मैंने बना दिया जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, एक ग्रुप मैंने कंज्यूमर का बना दिया जिनको वो सामान पसंद है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चाहे इनकम ज्यादा हो चाहे कम, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मैं देखूंगी कि कब लोग खरीदते हैं, उनका बस पैसा ज्यादा होता है तब खरीदते हैं, या उनको वो सामान पसंद होता है तब खरीदते हैं, या पसंद भी होना चाहिए पैसा भी होना चाहिए तब खरीदते हैं। तो आप कंज्यूमर को सेगमेंट में तोड़ दिया, उसके बाद आप एनालाइज अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कब वो लोग डिमांड करते हैं और कब वो लोग डिमांड नहीं करते। उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि अगर मेरा सामान पसंद है तो वो खरीदेंगे, तो डिमांड क्रिएट होगी, और मेरा सामान उनको अगर पसंद नहीं है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सेकेंड तरीका डिमांड प्रिडिक्शन का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कंज्यूमर्स हैं, उन पांचों को मैंने कितने कितने रुपए दे दिए, 5000 रुपीज दे दिए, और मैंने उनको एक मॉल में फ्री छोड़ दिया। मैंने कहा आपकी इच्छा हो वहां पे ये 5000 रुपए आप खर्च करो, ठीक है, बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, वहां पे ही छोड़ दिया कि आपकी इच्छा हो वहां 5000 खर्च करो। अब मैं उन लोगों का बाइंग पैटर्न एनालाइज करूंगी। बाइंग पैटर्न मतलब वो अपना 5000 रुपए किस चीज पे खर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे वो पैसा कम खर्च करते हैं। कई लोग तो चिप्स कुरकुरे पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कई लोग घर के एसेंशियल आइटम्स पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कई लोग कपड़ों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बाइंग पैटर्न की वो लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या नहीं खरीद रहे हैं,
उसको देखकर मुझे पता चल जाएगा कि वो लोग मेरा सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे। उनको देखकर अपन ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या फिर मार्केट। आ रहा है समझ में? तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मार्केट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं अपन, अपन कंज्यूमर का बिहेवियर को समझते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो अपन इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो कौन से सेगमेंट के लोग मेरा सामान खरीदेंगे और कौन से सेगमेंट के लोग मेरा सामान नहीं खरीदेंगे, उसके बेसिस पे अपन प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, उनका बाइंग पैटर्न। नेक्स्ट क्या है कि हम बाइंग पैटर्न समझेंगे कि वो किस तरीके का सामान खरीदना पसंद करते हैं। अगर उनके पास पैसा हो, मैंने उनको फ्री छोड़ दिया, उनका बाइंग पैटर्न अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, फिर मैंने देखा कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदना पसंद कर भी रहे या नहीं खरीद कर रहे, और कितने लोग कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अपन अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर। आया समझ में? इनकम मैंने एग्जांपल दिया, इनकम के बेसिस बना दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब कई बार क्या हो रहा है कि जिनके पास पैसा है पर उनको वो सामान पसंद नहीं है, तो वो लोग वो सामान खरीद ही नहीं रहे। और अगर मेरा प्रोडक्ट वैसा आ रहा है, मतलब लोगों के लिए अगर टेस्ट मैटर करता है, मैं ये देखूंगी कि मेरा प्रोडक्ट ना उनके लिए टेस्ट है या नहीं। अगर होगा तो मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, चाहे उनके पास इनकम हो चाहे नहीं हो। पर अगर लोगों के लिए इनकम मैटर करती है, टेस्ट मैटर नहीं करता, तो मैं ये अंडरस्टैंड करूंगी कि मेरे जो आसपास का कस्टमर्स हैं उनके पास पैसा भी है या नहीं है। ऐसा होगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, नहीं होगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। अपन ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, लास्ट है आपका, दैट इज बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बैरोमेट्रिक मेथड मतलब यहाँ पे अपन इंडिकेटर्स से समझते हैं कि डिमांड ज्यादा होगी या कम। बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं? स्कूटी पे इंडिकेटर्स, कार पे इंडिकेटर्स। हाँ हाँ बोलो। साइन मतलब अगर लेफ्ट इंडिकेटर है तो वो बंदा लेफ्ट पे मुड़ने वाला है, राइट इंडिकेटर है तो वो बंदा राइट पे मुड़ने वाला है। कई बार वो इंडिकेटर चलता रहता है, वो मुड़ जाता है, मतलब ये राइट से मुड़कर आया है, ऐसा कुछ हमें देखकर पीछे वाले को समझ में आता है, बराबर वाले को समझ में आता है। इंडिकेट करना, तो इंडिकेटर्स तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला है आपका लीडिंग इंडिकेटर्स, देन लैगिंग इंडिकेटर्स, देन कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। लीडिंग मतलब होने से पहले के इंडिकेशन, कुछ होने वाला है उससे पहले जो इंडिकेशन मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो आप क्या कहते हो? अब बारिश होने वाली है। आपको थोड़ा थोड़ा सा जुकाम का थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है, आप क्या कहते हो? मुझे फीवर आने वाला है। मतलब होने से पहले चीजों का इंडिकेशन मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स। फिर लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ चीज हो गई उसके बाद उसका जो कंफर्मेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं? लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 15,000 का है, तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले 2 महीने में आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है। उस चीज को कंफर्म कर रहा है। आज जो चीज हुई है वो पुराने पास्ट को कंफर्म करिए कि पास्ट में ऐसा हुआ है, तभी वो होता है आपका लैगिंग इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में फेल हो गए, तो इंडिकेट करता है आपने थ्रू आउट दी सेशन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो इसे क्या कहते हैं? लैगिंग इंडिकेटर।
पहली पास, अच्छा ठीक है, आप एग्जाम में पास हो गए तो ये इंडिकेट करता है आपने थ्रू आउट दी सेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सही एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका लैगिंग इंडिकेटर। देन कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, कोइंसिडेंटल मतलब उसके साथ साथ चल रहा है, जो चीज हो रही है एनवायरनमेंट में उसके साथ जो चीज चल रही है उसे कहते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। जैसे कोविड आ गया था, कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो गया था। तो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको शो कर रहा है कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है। तो जो चीज चल रही है उसके साथ उसको इंडिकेशन करना उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ डेली याद करो, दैट इज कोइंसिडेंटल, साथ के साथ मेरे साथ आपका भी चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कंप्लीट करा दिया, आपके अकॉर्डिंग भी अगर आप याद करके आओगे तभी आपके अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट, तो उसे कहूंगी मैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। तो तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। लीडिंग क्या होता है बच्चों? कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स कह देते हैं। जैसे कि चाइना में कोविड आया था तब इंडिकेशन मिल गया था कि इंडिया में रिसेशन आने वाला है, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब होने के बाद उस चीज को कंफर्म करना उसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हो मतलब कंफर्मेशन है कि आपने थ्रू आउट दी सेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। एंड कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, उसके साथ साथ जो चीजें चलती हैं उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स कह देते हैं। तो ये 6 मेथड होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। कौन से पहला मेथड क्या था, सर्वे ऑफ बायर्स इंडिकेशन। सेकंड था सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। थर्ड था एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। फोर्थ था स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। फिफ्थ था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या फिर मार्केट एक्सपेरिमेंट। एंड सिक्स्थ था आपका पैरामीट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में अपन कंज्यूमर का बिहेवियर को समझेंगे। पूरा कंज्यूमर कौन होता है, क्या खरीदता है, कैसे खरीदता है, वो सब चीजें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे। वांट्स, बच्चों वांट्स मतलब क्या होता है, इच्छाएं। आपकी किसी चीज की कुछ डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसे क्या कहते हो आप, वांट्स कहते हो। हर एक वांट की, आपकी जो इच्छा होती है उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होती इच्छाएं। आपकी इच्छा है मुझे मैगी खानी है, फिर इच्छा है मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, फिर इच्छा है मुझे बर्गर भी खाना है, फिर इच्छा है मुझे पिज्जा भी खाना है, फिर इच्छा है मुझे पास्ता भी खाना है। अनलिमिटेड। अच्छा है कि आधी घंटे बाद खाना खाने को मिलेगा तो अच्छे से खाना, और टेस्ट लेके खाना है, तो पिज्जा खाना। हाँ क्या कर, सब्र का मन बहुत मीठा होता है। देखना कितना इतना टेस्ट लगेगा। अब सोचना हर बाइट खाते हुए सोचना हम पिज्जा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं। नहीं मेरा बेटा है 4 साल का, उसको मैं एक्चुअली खाना ऐसे ही खिलाती हूँ। अब वो रोटी सब्जी कम खाना पसंद करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, तो बस वैसे ही खिलाती हूँ। पहले मैं खिलाया तो मैगी खिलाती हूँ, वो एक्चुअली उसको मैगी मैजिक करके वो खाना खा लेती। आप इमेजिन नहीं करोगे, तो आप भी इमेजिन कर लेना, पराठा अचार सब्जी। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं। बॉन्ड्स आर सेटिएबल, हर इच्छा पूरी होने से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है वो पूरी हुई तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव, इसका
That is bonds are competitive. Bonds are complementary. इसका एग्जांपल दो बच्चों. हाँ, कॉम्पिटेटिव कि मेरी दो इच्छा है तो ज्यादा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इस वाली इच्छा की है. आपको सीए भी बनना है, आपको बीकॉम भी करना है, आपको एमबीए भी करना है, पर आपकी फर्स्ट इच्छा किसकी है कि हमें पहले क्या करना है, सीए फाउंडेशन. फाउंडेशन फाउंडेशन अभी से फाउंडेशन पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब चाहिए साथ में इच्छा प्रेशर है किसी पर उसके साथ को पढ़ने और दैट इज bonds are complementary. वैसे तो लगते ही है bonds alternative मतलब पिज्जा नहीं है तो भैया बर्गर ही दे दो, बर्गर नहीं है तो भैया नूडल्स दे दो, ये तो फ्रेंच फ्राइज दे दो, इसको लेते ही लेते हो. ये नहीं तो ये bonds vary with time, place and person. जगह के अकॉर्डिंग इच्छाएं आपकी चेंज हो जाती हैं. टाइम अगर गर्मी है तो अलग तरीके की इच्छाएं, सर्दी है तो अलग, और पर्सन टू पर्सन सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं. कुछ बॉन्ड्स ऐसी होती हैं जो रिकर अगेन और बार 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 जनरेट हो जाती हैं. किस संडे पिज्जा खाने को मन किया, अगले संडे भी मन कर गया पिज्जा अब भूख लगी जा रही है. अच्छा तो इस बार आइसक्रीम खाने का मन किया. बार 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 कौन सा इच्छा हो जाती है कि हमें वो चाहिए. कुछ इच्छा ऐसी होती है जो आपकी हैबिट्स में और कस्टम्स मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंपल्सरी हो जाती है, तब आपको वो इच्छाएं हो जाती हैं, या कोई चीजें हैबिचुअल हो जाती हैं. चीज चाहिए तो चाहिए, इनको क्या कहते हैं बॉन्ड्स पर हैबिचुअल भी हो जाती है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉन्ड्स के. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स time, place, person, कस्टम्स एंड हैबिट्स भी बन जाती हैं. कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आपकी कस्टम्स और आपकी हैबिट्स भी बन जाती है. अब जो बॉन्ड्स होती हैं बच्चों वो भी तीन तरह की होती हैं. नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी. नेसेसरी भी तीन तरीके की होती है. एक तो नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बेसिक जीने के लिए जो चाहिए रोटी कपड़ा मकान, दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. देन नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब लॉन्जिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो चीजें चाहिए उसे नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी कहते हैं. जैसे कि पानी, कैसा भी पानी पी लो आप, पर एक आप मिनरल वाटर पी रहे हो, प्योर पानी पी रहे हो जिसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना हो. अगर आप एक नरिश्ड फूड कुछ भी खा अगर पेट भर रहे हो, एक नरिश्ड फूड खा रहे हो तो आपकी लाइफ जो है वो एफिशिएंसी से आप लीड कर सकते हो. एंड थर्ड होता है कन्वेंशनल नेसेसरीज. कन्वेंशनल का मतलब वो चीजें कंपल्सरी टू कंज्यूम हो जाता है कि आपको वो कंज्यूम करना कंपल्सरी है ही है. बिकॉज ऑफ द सोसाइटी कई बार चीजें कंपल्सरी टू कंज्यूम हो जाती है बिकॉज ऑफ द हैबिट. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को नींद की गोली मेडिसिन के बिना नींद नहीं आती, तो उनके लिए वो कन्वेंशनल मेडिसिन हो गई, कंपल्सरी टू कंज्यूम हो गया, बिना मेडिसिन के वो सो नहीं सकते.
कई बार सोसाइटी ऐसा कुछ डिमांड करती है कि वो चीजें आपके पास फिर होनी ही चाहिए बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो नेसेसरी भी तीन तरह की होती है, कौन सी? नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड नेसेसरी फॉर कन्वेंशनल नेसेसरी। सर्वाइवल के लिए बेसिक रोटी कपड़ा मकान, एफिशिएंसी के लिए नरिश फूड या फिर मिनरल वाटर, लॉन्जिविटी इंक्रीज करने के लिए। कन्वेंशनल मतलब जो कंपल्सरी जो कंज्यूम चीजें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। लग्जरी क्या होता है? आइटम जो सुपरफ्लूलस होता है। सुपरफ्लूलस मतलब बहुत महंगा आइटम होता है, बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लग्जरी। और इन दोनों के बीच की जो चीजें होती हैं उसे क्या कहते हैं? कंफर्ट। हैप्पी लाइफ अगर आपको लीड करनी है तो आपके पास एटलीस्ट क्या होने चाहिए? कंफर्ट्स तो होने ही चाहिए। देन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? satisfying power of a commodity। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कह देते हैं। अपन सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। टी सपोज गर्मी हो रही है, अपन फर्स्ट आइसक्रीम खाने गए, तो जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो फॉर एग्जांपल मुझे 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला जब पहली बार खाई। तुरंत उसके खत्म होते ही सेम फ्लेवर सेम साइज की मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन 40 का मिलेगा या उससे कम? ज्यादा तो उससे सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 30। वो खत्म होते ही मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई तो मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिलेगा? 15 यूनिट्स का। तो टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से आपको टोटल कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? 85। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया इसका? 80। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे आप क्या कह देते हो? टोटल यूटिलिटी कह देते हो। आ रहा है समझ में? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है आपका दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एमयू। मार्जिनल का मतलब बच्चों क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मैंने 3 आइसक्रीम खाई तो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 85। और जब मैंने 4 आइसक्रीम खाई तो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 90। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिला? एमयू मतलब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको एडिशनल कितने का सेटिस्फैक्शन मिला उसे ही क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कह देते हैं। तो आपने जब 3 यूनिट्स कंज्यूम किया था तो आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला था? 85। और जब आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 90 का। तो जो मैंने एडिशनल 4th यूनिट कंज्यूम की उसकी वजह से जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 5 यूनिट्स का। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? TUN माइनस TUN माइनस। अगर आपको ऐसा दे दे कि 3 यूनिट जब कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 85। और जब आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 90। जब एक एक यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो 3 to 4 तो एमयू का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा TUN माइनस TUN माइनस 1। जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो जैसे यहाँ पे है उस टाइम पे एमयू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीयू का मतलब होता है आपका चेंज इन टोटल यूटिलिटी और डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ? 95 माइनस 85। और क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ? 5 माइनस 3।
तो यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो mu की वैल्यू 5 आ गई। जब एक एक यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो तो mu का फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों, TUN-TUN-1। और जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो तो mu का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TU का मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आ रहा है समझ में? तो अपन ने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। तो अपन ने पढ़ लिया TU का मतलब टोटल यूटिलिटी, और एक अपन ने पढ़ा MU मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है, एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसे आप क्या कहते हो, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसे आप क्या कहते हो, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हो। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, TUN-1। और जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा हो तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, जब आपने 0 यूनिट कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन 0 का मिला। फर्स्ट यूनिट से सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 8 का। सेकंड से सेटिस्फैक्शन 6 का। कम का मिलेगा ना सेकंड से, एमयू देखनी। सेकंड कंज्यूम किया तो उससे और कम का, थर्ड से और कम का, फोर्थ से और कम का, फिफ्थ से 0 एंड 6 से वो नेगेटिव में भी चला गया सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी आपने निकाला, तो टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ रहा है फिर आपका कम हो रहा है। मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि जो MU है, MU मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो कम 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 होता है हर एक एडिशनल यूनिट से। फिर वो 0 भी हो सकता है और वो नेगेटिव में भी पहुंच सकता है। नेगेटिव का मतलब डिससैटिस्फैक्शन वाली स्टेज आ गई। डिससैटिस्फैक्शन वाली स्टेज कौन सी होती है कि आप आइसक्रीम खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, पर एक लिमिट के बाहर अब आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि आप और आइसक्रीम खाओ, पर आप फिर भी खाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो गई, वोमिटिंग चक्कर आने शुरू हो गए, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, डिससैटिस्फैक्शन वाली स्टेज कहते हैं। एक होता है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम में समझ में आ रहा है, यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल मतलब एडिशनल, डिमिनिश मतलब कम होता हुआ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब भी एक कमोडिटी की आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। वो सेटिस्फेक्शन 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपसे सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा जाए तो जो MU का जो नेचर होता है सिर्फ वही आप लैंग्वेज में बोलेंगे। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि एक कमोडिटी की जब अपन यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कम 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 होता जाता है। फिर वो सेटिस्फेक्शन 0 भी हो जाता है, फिर वो सेटिस्फेक्शन आपका नेगेटिव में भी पहुंच सकता है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप अगर आप रिलेशनशिप देखते किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU के बीच में रिलेशनशिप देखते, तो क्या रिलेशनशिप देखते हैं, जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो जितना TU है उतना ही MU है। जब तक MU पॉजिटिव मतलब यहां तक, इस यहां तक 2 तक, तब तक TU आपका इंक्रीज हो रहा है, TU आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। बट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट।
डिमिनिशिंग रेट मतलब हर बार इसमें जो एडिशन है वो कम कम हो रहे हैं। पहले 8 का एडिशन हुआ, फिर 6 का, फिर 4 का और फिर 2 का इसमें एडिशन हुआ। तो जब तक एमयू पॉजिटिव तब तक टीयू बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से। जैसे ही आपका एमयू 0 हो गया तो टीयू क्या है? अपने मैक्सिमम पॉइंट, इससे ज्यादा अपन और कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा आपने आइसक्रीम खाई तब आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही एमयू नेगेटिव में चला गया, टीयू क्या होने लग गया बच्चों? डिक्लाइन होने लग गया। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एमयू एंड द टीयू। क्या रिलेशनशिप है? जब अपन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो टीयू होता है वही एमयू होता है। जब तक एमयू पॉजिटिव तब तक टीयू बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से। एमयू 0 टीयू मैक्सिमम, एमयू नेगेटिव टीयू क्या होने लग गया? डिक्लाइन होने लग गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ mu इज द रेट ऑफ टीयू? mu को टीयू की रेट कह सकती हूँ। हाँ, mu डिमिनिश हो रहा है इसीलिए टीयू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। mu यहाँ पे 0 है इसलिए टीयू कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया। mu नेगेटिव में चला गया इसलिए टीयू क्या होने लग गया? आपका डिक्लाइन होने लग गया। तो mu को आप टीयू की रेट कह सकते हो। अगर अपन इनके कर्व्स की बात करते, टीयू और mu का कर्व कैसा बनता? अगर आप टीयू और एमयू के कर्व की बात करते तो टोटल यूटिलिटी 0 पे 0, फिर वो बढ़ी 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 और फिर वो कम भी होने लग गया। मार्जिनल यूटिलिटी पहले 8 से शुरू हुई, फिर वो कम 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 होती गई और फिर वो नेगेटिव में भी चली गई और 0 में भी हो गया। तो जब एमयू 0 होता है उस टाइम पे टीयू क्या होता है? अपने मैक्सिमम पे होता है। इस पॉइंट को जब mu 0 tu मैक्सिमम, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेटेड मतलब थक चुके हैं, बस इससे ज्यादा और नहीं हिम्मत बाकी है। तो सैचुरेशन आप कंज्यूम कर चुके मैक्सिमम लिमिट तक, इससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको डिससैटिस्फैक्शन, नेगेटिव में आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। एमयू का कर्व कैसा है बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का कर्व है। एमयू हमेशा फॉल 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 ही होता जा रहा है। तो एमयू का कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ? जब भी एक कमोडिटी की आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम 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 होता जाता है। फिर वो सेटिस्फेक्शन 0 में भी पहुंच जाएगा और नेगेटिव में भी पहुंच जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है बच्चों? जब फर्स्ट यूनिट पे एमयू बराबर टीयू, जब तक एमयू पॉजिटिव तब तक टीयू बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से। जैसे ही एमयू 0 हुआ टीयू अपने मैक्सिमम पे चला गया, एमयू नेगेटिव टीयू डिक्लाइन होने लग गया। एमयू को आप टीयू की रेट भी कह सकते हो। जब mu 0 होता है टीयू मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है कि हम सैचुरेटेड है, हम थक चुके हैं, इससे ज्यादा हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर अपन इससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तब अपन डिससैटिस्फैक्शन वाली स्टेज में जाना शुरू कर देंगे। आया समझ में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? एडिशनल यूनिट, आपको एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे क्या कहते थे? मार्जिनल यूटिलिटी कह देते थे। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PUN प्लस DUN। इससे ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है उसे क्या कह देते हो आप? टोटल यूटिलिटी कह देते हो।
देन जो ये लॉ हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ के खुद के कुछ अजम्पशंस होते हैं। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्या अजम्पशन? पहला अजम्पशन, हम ये मानकर चलते हैं कि हम होमोजीनियस यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। होमोजीनियस मतलब सेम। मतलब अगर मैं 10 रुपए वाली ऑरेंज बार वाली आइसक्रीम खा रही हूँ पहली, तो सेकंड भी मैं 10 वाली ऑरेंज वाली आइसक्रीम ही खाऊंगी, और थर्ड भी मैं 10 वाली ऑरेंज वाली आइसक्रीम ही खाऊंगी। एकदम सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। सेकंड है, मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात करती हूँ यहाँ पे। मतलब मैं पूरी की पूरी आइसक्रीम कैंडी की बात करूंगी, उसके एक एक बाइट की बात नहीं करूंगी कि पहली बाइट पे इतना सेटिस्फेक्शन, फिर अगली बाइट पे इतना, नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी। पूरी आइसक्रीम खाने के बाद इतना, सेकंड पूरी आइसक्रीम खाने के बाद इतना, थर्ड पूरी आइसक्रीम खाने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देन आप ये मानकर चलते हो कि आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हो। कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि एक आज और एक कल और एक परसों खा रही हूँ फिर सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर कर रही हूँ। एक खाई, वो खत्म होते ही दूसरी खाई, वो खत्म होते ही तीसरी, वो खत्म होते ही चौथी, तभी आपको एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम 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 मिलता जाएगा। ये अपन मानकर चलते हैं यहाँ पे। फोर्थ चीज क्या है यहाँ पे, फोर्थ अजम्पशन क्या है, केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या मान के चलती हूँ यहाँ पे, अजम्पशन मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। तो अगर मुझे कॉफी पसंद है ना, तो आप मुझे कॉफी पिला रहे हो, पहला कप भी कॉफी का, दूसरा भी कॉफी का, तीसरा भी कॉफी का। ऐसा नहीं है कि पहला चाय का पिला दिया फिर कॉफी का पिला रहे हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो चाय तो मुझे पसंद ही नहीं थी, तो चाय से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा और कॉफी से मुझे ज्यादा मिलेगा। तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप मुझे सब्सिट्यूट ऑफर नहीं कर रहे, जो मुझे पसंद है ना वही आइटम आप मुझे ऑफर कर रहे हो, तभी एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा आपका, कम 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 होता जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टी विद शुगर। अगर मुझे चीनी वाली चाय पसंद है और आपने ऐसा कर दिया कि पहला कप मुझे विदाउट शुगर वाला दे दिया, बिना चीनी वाला, तो पहले कप से तो मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिलेगा। सपोज पहले से मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 5, क्योंकि मुझे तो चीनी वाली चाय पसंद थी। और सेकेंड कप आप मुझे विद शुगर वाला दे रहे हो, तो उससे तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा का। तो यहाँ पे ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मतलब कि मुझे चीनी वाली चाय पसंद है, तो आप मुझे पहला कप भी चीनी वाली चाय का ही पिला रहे हो, तब उससे ये सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड से भी चीनी वाली पीऊंगी तो उससे और कम सेटिस्फेक्शन, थर्ड चीनी वाली पीऊंगी तो उससे और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं मानकर चलती हूँ कि रिलेटेड गुड्स प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो है, और सब्स्टिट्यूट ऑफर नहीं कर रहे, जो मुझे चाहिए वही आप मुझे ऑफर कर रहे हो, तभी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा। तो ये चार असम्पशंस होते हैं आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। क्या क्या असम्पशंस है? पहला असम्पशन क्या है इसका, होमोजेनियस, एकदम सेम आइडेंटिकल यूनिट्स अपन कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड असम्पशन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, मैं एक एक आइसक्रीम की बात कर रही हूँ, एक एक बाइट की बात नहीं करती। थर्ड, कंटिन्यू कंजम्पशन, वो खत्म होते ही तुरंत दूसरी खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक आज एक कल एक परसों, ऐसा नहीं कंज्यूम कर रहे। एंड फोर्थ क्या है, केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं पसंद तो आप मुझे वो नहीं दे रहे, कॉफी ही दे रहे हो। एंड कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मुझे चीनी वाली चाय पसंद है, तो हर कप मैं चीनी वाली चाय का पी रही हूँ, तभी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कम 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 होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक का कल पढ़कर आए, कल सुनूंगी, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज वाला भी सुनूंगी, कल जो मतलब जो कल पढ़ाया था वो भी कल सुनूंगी, और जो आज पढ़ाया वो भी कल सुनूंगी, दोनों दिन का एक साथ।
अभी